सुप्रभात बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इस पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह चित्र दिख रहा है। यह चित्र किसका है? यह चित्र है जोसेफे मैत्सिनी का। जोसेफे मैत्सिनी कौन थे, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। जोसेफे मैत्सिनी जो थे वह इटली के एक क्रांतिकारी थे। इटली क्या है? इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। जोसेफे मैत्सिनी जो थे वह एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करी थी और इस संस्था के माध्यम से इटली में एक आंदोलन चलाया था स्वतंत्रता के लिए। यंग इटली क्या है? यंग इटली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1831 में की गई थी। और क्यों की गई थी इसकी स्थापना जोसेफे द्वारा? ताकि यह इटली की जनता में राष्ट्र चेतना, देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना का विकास कर सके और इटली को जो है वह आज़ादी दिला सके। इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से इटली की जनता में एकता की भावना का क्या किया था? विकास किया था। क्योंकि यह इटली में राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। मैत्सिनी जो थे वह राजतंत्र के विरोधी थे, वह इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है गैरिबॉल्डी। यह कौन थे? तो यह इटली के एक महान क्रांतिकारी थे और यह मैत्सिनी के सहयोगी थे। मैत्सिनी जो कार्य कर रहे थे उस कार्य में इनका ये सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। इन्होंने भी एक लाल कुर्ती नामक सेना को तैयार किया था ताकि इटली की आज़ादी के लिए, इटली की स्वतंत्रता के लिए। इन्होंने इसी सेना की मदद से ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रही हूँ मैं, ऑस्ट्रिया को हराया था इसने, ताकि इटली जो है वह स्वतंत्र हो सके। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा कुलीन वर्ग। यह शब्द जो है वह आपको चैप्टर में बार बार दिखाई देंगे, इसलिए इन शब्दों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग जो थे वह यूरोप महाद्वीप के एक अमीर वर्ग था। यूरोप महाद्वीप में अधिकांश संपत्ति जिस वर्ग के हाथों में थी, ज़मीन जायदाद जिन वर्ग के हाथों में थी, वह वर्ग था कुलीन वर्ग। ये सबसे शक्तिशाली वर्ग था। दूसरा शब्द हम देखते हैं निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद क्या होता है? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जो नियमों और कानून के आधार पर नहीं चलती हो, वह सरकार क्या कहलाती है? निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का बंधन ना हो। जब राजतंत्र रहता है किसी देश में तो राजा अधिकांशतः क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। तीसरा शब्द है जुंकर्स। यह क्या है? तो यह एक सामाजिक श्रेणी है और यह आप समझ सकते हैं कि यह एक संस्था है जिसमें यूरोप महाद्वीप के बड़े बड़े ज़मींदार का यह एक ग्रुप है और यह इसी ग्रुप के द्वारा ही जो है वह यूरोप में शासन चलाया जाता था, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एक वर्ग था। सभी कुलीन वर्ग के जो बड़े ज़मींदार थे, उन सभी ज़मींदारों का यह क्या था? एक संस्था थी। इसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं, वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? जन मतलब होता है लोग और मत मतलब होता है वोट, मतलब जनता द्वारा दिया जाने वाला वोट। तो हम इसे जान लेते हैं। यह एक प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किसी क्षेत्र की सारी जनता द्वारा यदि किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना क्या कहलाता है? जनमत संग्रह कहलाता है। जनमत संग्रह को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर हमको क्लास में किसी मॉनिटर का चुनाव करना है, हम 2 बच्चों को खड़ा कर देते हैं, पूरी क्लास के द्वारा उन दोनों बच्चों का चुनाव किया जाता है। तो आप डायरेक्ट उसका चुनाव करें कि हमको उन दोनों में से किसी एक को मॉनिटर बनाना है, तो उसी तरह वही कहलाता है एक तरह से देखा जाए तो जनमत संग्रह। कि आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उसी क्षण क्या कर रहे हैं? किसी एक चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगला शब्द है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? यह एक ऐसी राजनैतिक दर्शन है, यह एक जो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, कोई रीति या रिवाज जो सदियों से ही चला आ रहा है और जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। लोगों की भी उसमें घनिष्ठ आस्था रहती है, वो उसे बदलना भी नहीं चाहते हैं। वो क्या कहलाता है? रूढ़िवाद। जो बरसों से कोई चीज़ चली आ रही है, जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है, बस वो चली आ रही है, वो क्या कहलाती है? रूढ़िवाद कहलाती है। अगला शब्द हम देखते हैं राष्ट्र। राष्ट्र तो आप जानते ही है
क्या होता है, किसी भाषा या धर्म के आधार पर बनाया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। नारीवाद, स्त्री या पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार कहलाता है नारीवाद। मतलब कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समानता मिले और स्वतंत्रता मिले किसी भी कार्य को करने के लिए। इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उसे कहते हैं नारीवादी आंदोलन। तो नारीवाद मतलब होता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान लाने के लिए किया जाने वाला जो भी कार्य है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना, राष्ट्र की प्रगति और लोगों के बारे में सोचना, राष्ट्र के नियमों, आदर्शों को बनाए रखना, उनका पालन करना, देश से प्रेम करना, यह सब क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आप इन सब शब्दों को एक बार समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।